नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 3 राजधानी के फैसले के खिलाफ फिर प्रदर्शन किया गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसानों के जॉइंट एक्शन कमेटी ने 3 राजधानी बनाने के फैसले के खिलाफ फिर विरोध मार्च निकाला। आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले की मांग को लेकर एबीवीपी ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब छात्रों को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में संघर्ष देखने को मिला। कुछ छात्राओं ने पुलिस पर छेड़खानी के आरोप भी लगाए। पंजाब के संगरूर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने एक बड़ी रैली की, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यहां किसानों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 78 के हाइड पार्क सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि महज 5 साल में ही फ्लैट की हालत बदतर हो गई है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के मझौला थाना इलाके में एक सफाई कर्मचारी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसके शरीर में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में सफाई कर्मी बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में करोल बाग के देवनगर इलाके में बीजेपी नेता और पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज की। बीजेपी नेता अतिक्रमण के आरोप पर स्कूटी उठाने से भड़क गए थे। पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमृतसर के आसपास के गांव के खेतों में पराली जलाने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। पराली जलाने से प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में गरबा के लिए डिजाइनरों ने मास्क के साथ खास ड्रेस तैयार की है। इस ड्रेस की खासियत ये है कि इस पर कोरोना वॉरियर के कोरोना के खिलाफ संघर्ष को उकेरा गया है। ये ड्रेस देखने में बेहद शानदार और आकर्षक लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक छोटा बच्चा आईटीबीपी के जवानों को जोश के साथ सलामी दे रहा है। बच्चे को सैल्यूट करता देख जवान खुद को रोक नहीं सके और उसे ठीक से सैल्यूट करना सिखाया। इसका एक वीडियो खुद आईटीबीपी के जवानों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से भी शेयर किया है। सावधान, सैल्यूट, गुड। राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभयारण्य में एक बाघिन की पेड़ पर अटखेली करने और आराम करने का वीडियो सामने आया है। यहाँ बाघिन करीब 20 मिनट तक पेड़ पर चढ़ी रही और आराम फरमाती नजर आई, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जल्दी कीजिए भैया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई। इस दौरान लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार समेत यूपी सरकार के अफसरों से तमाम मुद्दों पर सवाल किए और दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद केस में अगली तारीख 2 नवंबर मुकर्रर कर दी। लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए 3 गुजारिशें की। पहली, इस मामले को यूपी के बाहर के किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए। दूसरा, सीबीआई जांच की सभी बातें जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएं। और तीसरी, जांच के दौरान परिवार को सिक्योरिटी दी जाए। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने आधी रात को पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार करने पर भी सवाल उठाए और पुलिस प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगें थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में आ रही हैं बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी। तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए अपील तक।
नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक, हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। वहीं यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही अदालत में जिरह करने पहुंचे और हाईकोर्ट में सुनवाई जारी होने की बात कहकर चुप्पी साध ली। हमने अपना सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, हलफनामा दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी। मुकदमा अभी विचाराधीन है, 2 नवंबर की डेट है। तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर आपको बताएंगे। इससे पहले पीड़ित परिवार सुबह 5 बजे हाथरस से लखनऊ के लिए निकला। लंबे सफर के बाद पीड़ित के माता पिता, 2 भाई और एक भाभी लखनऊ पहुंची। सभी को हाईकोर्ट के पास स्थित उत्तराखंड भवन में ठहराया गया। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ शैलेंद्र वाजपेयी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। 2 गाड़ियों में पीड़ित परिवार था, जबकि 6 गाड़ियां उनके एस्कॉर्ट के लिए थी। लोग, तमाम पुलिस अधिकारियों के बीच ये पूरा परिवार लखनऊ जाने के लिए निकल रहा है। यहाँ पर अपने घर से बाहर निकल रहा है। कैमरों का भारी जमावड़ा है। यहाँ पर हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए प्रशासन किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे होंगे कि सामने परिवार के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला 376D से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इन चेहरों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर इस बात की है कि घटनाक्रम आपके सामने रखते चलें। आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है और उसके लिए इन लोगों को इस वक्त सुबह सवेरे निकलना पड़ रहा है यहाँ से लखनऊ के लिए। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने हाथरस केस की जांच एसआईटी से टेक ओवर कर ली और रविवार शाम जांच एजेंसी के कुछ अधिकारी हाथरस पहुंचे। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से केस संबंधित दस्तावेज मांगे। जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम 15 दिन हाथरस में डेरा डालेगी और मामले में पड़ताल करेगी। उधर हाथरस कांड को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला और हाथरस को लेकर देशवासियों से योगी सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। भाई और बहनों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। जाते वक्त मुझे रोका गया। पहली बार अरेस्ट कर लिया गया, दूसरी बार मैं चला गया। मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनकी बेटी की हत्या हुई, उनकी बेटी का बलात्कार, मुझे क्यों रोका? जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा, जैसे मैंने परिवार से बात करनी शुरू की, बात समझी, सरकार ने पीड़ितों पर आक्रमण शुरू कर रखा। अपराधियों की मदद सरकार का काम नहीं होता, अपराधियों की रक्षा सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने का होता है, अपराधियों को जेल में डालने का होता है। ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही, इसीलिए मुझे रोका। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं, आप अपना काम करना शुरू कीजिए। अपराधियों को जेल में डालने का काम कीजिए, पीड़ितों को बचाने की और उनकी रक्षा करने का काम शुरू कीजिए। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये हिंदुस्तान में लाखों महिलाओं की कहानी। मुंबई में सुबह 10:15 पर बिजली अचानक से गुल हो गई। मुंबई में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बेस्ट यानी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा कि बिजली सप्लाई करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई। लिहाजा पूरे मुंबई रीजन यानी कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पनवेल समेत कई इलाकों में बिजली जाने से जिंदगी मानो रुक सी गई। क्योंकि ग्रिड फेल होने से बिजली चली गई, जिसका सबसे ज्यादा असर मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों पर पड़ा। लिहाजा लोकल ट्रेनें जहां तहां खड़ी दिखी और ट्रेनों से निकलकर यात्री पैदल ही चल पड़े। लाखों यात्री बीच सफर में फंस गए। जानकारी के मुताबिक ग्रिड बंद होने के कारण चर्च गेट और वसई के बीच पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन की सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। कोई जानकारी नहीं थी, बस लाइट कटती 10 बजे से यहाँ पे बैठे। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। अभी बहुत टाइम हो गया बैठ के, तो इधर लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है।
लोकल ट्रेनों के अलावा सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों में बिजली जाने से संकट पैदा हो गया। इतना ही नहीं, हफ्ते के पहले ही दिन, और वो भी सुबह सुबह, बिजली जाने से ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया। वहीं तमाम जगह लगे सीसीटीवी, लिफ्ट, फैक्ट्रियों की मशीनें और पेट्रोल पंप तक सब बंद हो गए। देखिए, इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे हूँ और यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है नो पावर, क्योंकि बिजली जो गायब हो गई है उसके कारण जो है मुंबई का यातायात ही नहीं बल्कि अस्पताल में कई जगहों पर जो है बिजली नहीं है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि ऑफिस में बिजली नहीं है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए लंबी कतार जो है इस वक्त पेट्रोल पंप के बाहर लग गई है, क्योंकि बिजली ना होने के कारण जो है पेट्रोल पंप भी जो है काम नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ पर इकट्ठा है, हम उनसे बात करते हैं। कितने टाइम से आप खड़े हैं यहाँ पर? डेढ़ घंटे हो गए। 1.5 घंटे। क्या कहा आपको, कब पेट्रोल मिलेगा? कुछ पता नहीं, 2 घंटे लग सकते हैं। 2 घंटे। और भी लोग जो है यहाँ लंबी लाइन लगा के खड़े हैं। आप ये बताइए कितने समय से आप खड़े, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्यों पेट्रोल नहीं है गाड़ी में? नहीं मैम, हम लोग को अंदर के काम पे जाने का था, इसके लिए पेट्रोल भरने का देख रहा, पेट्रोल पंप लाइट नहीं है, इसके लिए पेट्रोल नहीं भर सकते। बताया गया कि कलवा स्थित टाटा पावर के सेंट्रल ग्रिड के फेल हो जाने के कारण बिजली सप्लाई बंद हो गई। हालांकि मुंबई में बिजली न आने से मचे हाहाकार के बीच ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने जल्द बिजली सप्लाई बहाल होने का दावा किया। साथ ही कहा कि एक ग्रिड पर लोड ज्यादा होने से दिक्कत हुई। दरअसल मुंबई में इस समय रोजाना करीब 3000 से 3200 मेगावाट बिजली की खपत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड मुंबई उपनगरों में 27 लाख कंज्यूमर्स को बिजली देता है। इसमें करीब 21 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। वहीं टाटा पावर मुंबई में लगभग 7 लाख उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करता है। लेकिन बताया गया कि कलवा में मौजूद टाटा पावर के सेंट्रल ग्रिड के फेल हो जाने के कारण ही बिजली की सप्लाई ठप हुई। पैनिक होने लायक कोई सिचुएशन नहीं है। ग्रिड फेलियर का इशू है, इसमें कोई OHE टूटा नहीं है, कोई EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हार्बर लाइन हमने धीरे धीरे रिस्टोर करना शुरू कर दी है, वैसे ही मेन लाइन भी धीरे धीरे रिस्टोर हो जाएगी। हालांकि ग्रिड फेल होने के करीब 2 घंटे बाद कुछ हिस्सों में बिजली आ गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि लोकल ट्रेनें चलने लगी और जिंदगी पटरी पर लौट पड़ी। धीरे धीरे जो यात्री जो लोकल ट्रेन में जाना चाहते थे वो भी आना शुरू कर। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, एक लोकल ट्रेन जो है हमें यहाँ पर आती हुई दिख रही है। वो फास्ट रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो लोकल ट्रेन दिख रही है। आप देखिए, पहली लोकल ट्रेन जो इस वक्त जो हमें दिख रही है वो फास्ट रेलवे ट्रैक के ऊपर दिख रही है, जो बोरीवली से चर्चगेट की ओर जो जाने वाली है। ये पहला दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बिजली शुरू होने के बाद जो है लोकल ट्रेन भी जो है यहाँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई सारी लोकल ट्रेन जो थी वो जगह जगह पर रुक गई थी, जिसमें कई सारे यात्री जो है वो फंसे हुए थे। कुछ पैसेंजर्स हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप कितने घंटे से ट्रेन में फंसे हुए थे, कहाँ से आए हैं आप? सैंटा क्रूज। कितने टाइम से रुके थे? 2 घंटा रहा हूँ। कहाँ पे रुके थे आप? सैंटा क्रूज में। एक ट्रेन रुक सी गई थी? हाँ, पूरा एक्चुअली बंद हो गया था लाइट ही, तो ट्रेन उन्होंने बोला कि 1-2 घंटा लगेगा, उसके बाद ही चालू होगी। तो अभी ऑफिस जाने का था तो कॉल करके 2 घंटा वेट करना पड़ा। कुल मिलाकर अब मुंबई में हालात ठीक हैं, लेकिन महज 2 घंटे बिजली न रहने से मुंबई का हाल बेहाल हो गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई में बिजली गुल होने की इस घटना पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं, ताकि फिर कभी बिजली जाने से ऐसे हालात न बने। इधर मुंबई में बिजली गुल होने पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने तंज कसा और ट्वीट किया कि मुंबई में बत्ती गुल हो रखी है और महाराष्ट्र सरकार कंगना कर रही है। हालांकि मुंबई की बिजली जाने पर अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई में बिजली गायब है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, सब ठीक होगा। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। खुशबू सुंदर ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं जिनके नाम पर उनके फैंस ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक मंदिर बनवाया है। इससे पहले राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली खुशबू ने सुबह ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं और देश उनके हाथों में सुरक्षित है। खुशबू को वैसे तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम के लिए जाना जाता है, लेकिन वो बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। खुशबू को राजनीति में लाने का श्रेय डीएमके नेता करुणानिधि को जाता है। 2010 में उन्होंने खुशबू को अपनी डीएमके ज्वाइन करवाई थी, लेकिन खुशबू ने 2014 में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो भारत के लोगों की भलाई और देश को एकजुट कर सकती है।
इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बना दिया, लेकिन 2019 में न तो उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और न ही राज्यसभा भेजा गया। माना जा रहा है कि इसी के बाद से ही कांग्रेस के आला नेतृत्व से खुशबू नाराज चल रही थी और उनकी नाराजगी आज देखी गई जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो खुशबू इसी बात से नाराज चल रही थी क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में खुशबू ने बिना नाम लिए पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस लेटर में लिखा है, कांग्रेस में बड़े पदों पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस में बड़े पदों पर बैठे लोग सिर्फ आदेश दे रहे हैं। मेरे जैसे लोगों को जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं पीछे धकेल रहे हैं और रोक रहे हैं। पीएम मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजमाता विजया राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया। ये सिक्का देश के सामने रखने का अवसर मिला है। मैं फिर एक बार राजमाता जी को आदरपूर्वक नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए एक आतंकी की पहचान पाकिस्तान के सैफुल्लाह के रूप में की गई है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाके में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इस वजह से सुबह की सैर पर निकले लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे सुंदरबनी और खारी करमारा इलाके में पाकिस्तान ने जमकर गोलाबारी की। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गोले बरसाए, जिसका वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के खुर्रम नगर गांव में दबंगों ने जमीन विवाद में दलित परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। बाद में दलितों की झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के नवाबाद में एक होटल में बर्थडे पार्टी मनाने गए कुछ युवकों ने हंगामा कर दिया और होटल मालिक से मारपीट की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को दौड़ा कर पीटा और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज पर कार और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ड्राइवर घायल हो गया। टेम्पो वाले ने पीछे से कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 84 अंक उछलकर 40,593 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 16 अंक की तेजी के साथ 11,930 पर बंद हुआ। यूपी के हमीरपुर में एक विधवा को उसके मकान मालिक ने न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उसे पेड़ से बांध दिया गया। बताया जा रहा कि कोरोना काल में आमदनी बंद होने से महिला किराया नहीं दे पा रही। एक ने अपने बेटों और महिलाओं के साथ मिलकर इस महिला की पिटाई कर दी। इतने पर भी जी नहीं भरा तो उसे पेड़ से बांध दिया। लोगों से सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बंधन से आजाद कराया। पति की मौत के बाद ये महिला मजदूरी करके अपना पेट पालती है, लेकिन कोरोना काल में काम बंद होने से आमदनी भी बंद हो गई। महिला की मजबूरी समझने की बजाय मकान मालिक ने घर से उसका सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। हद तो ये हो गई कि उसे सजा के तौर पर पेड़ से बांध दिया गया। बेबस महिला रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। हमारे साथ भारत के उसके लड़के बच्चे 10 महिलाएं लेके आए, हमको सारे किलायता में बंधवा दिया। सारी पैंसी सारी जेवर चुरा ले गए, 40,000 रुपए। मारपीट किया, बंधवा दिया। हमने चिल्लाते रहे, किसी ने 100 नंबर कर दिया तो आई तो उन्हें छुड़वाया। पुलिस की टीम आई तो महिला को रिहा करा लिया गया, लेकिन आरोपी मकान मालिक के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ परिवार के बीच में किराएदारी और कब्जेदारी का विवाद था, जिसके क्रम में एक महिला थी शोभा देवी, ये कुराड़ा की रहने वाली है, एक किराएदार थी, और इनके साथ मोहल्ले की भी कुछ महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। शोभा देवी की तारीख पे थाना कोतवाली में उनको नोटिस कर लिया गया है। कुछ महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है, पूछताछ चल रही है।
इसमें जो भी दिशा में आवश्यक प्रकाश में आएंगे उसका बता देंगे। सरकार ने कोरोना काल में किराएदारों के साथ हमदर्दी दिखाने की अपील की थी। साफ कहा गया था कि कोई मकान मालिक किराएदार को घर से बाहर ना निकाले, लेकिन यहाँ तो अकेली महिला के साथ भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई। फिर भी पुलिस ने मकान मालिक और किराएदार के बीच मामूली झगड़ा कहकर मामले को टरका दिया। चढ़ने में देर नहीं लगी और बीजेपी ने छूटते ही फारूक अब्दुल्ला को निशाने पर ले लिया कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएं। असल में एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एलएसी पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 को फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु ये कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला चीन को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानते और न ही वो हिंदुस्तानी होना चाहते हैं। इसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर हुकूमत करे। लेकिन कश्मीर और चीन को लेकर फारूक के बयानों पर माहौल गर्म हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने जो भी कहा उसका कोई औचित्य नहीं है। पहले पाकिस्तान के पीछे भागते रहे, अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। इस तरह की बातें करना, इससे पहले उन्हें सोचना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं। इस देश के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। जब भारत का खा करके, भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके, मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। भारत सरकार का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल साफ है कि अनुच्छेद 370 को हटाना या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना भारत का आंतरिक मामला है और चीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला के बयान से सियासी पारा और चढ़ सकता है। सीमा पर तनातनी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर एक साथ निशाना साधा है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में 44 पुलों का उद्घाटन भी किया, क्योंकि एलएसी पर चीन की चालबाजियों पर भारत की पूरी नजर है। इसके बाद भारत जंग के मैदान में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन किया। इनमें से ज्यादातर चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में बने हैं, जबकि कुछ पुल पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। इन पुलों की वजह से अब सीमा तक जाना भारत के सैनिकों के लिए और आसान हो जाएगा और अगर चीन के साथ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने की बात की तो भारत उसे तेजी से मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। जमीन से तो भारत ने चीन के खिलाफ तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन हवा के रास्ते चीन को करारा जवाब देने की भी तैयारी हो गई है। भारतीय वायुसेना रणनीतिक तैयारियों में जुट गई है। लेयर बेस पर लड़ाकू विमान तो तैनात किए ही जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी एक्टिव हो गए हैं। बालासोर में वायुसेना तैयारी में लगी है। सीमा की चौकसी के लिए चिनूक, चीता, अपाचे, IL-76, C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। न केवल दिन में बल्कि रात में भी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन चल रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर अगर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये नाइट ऑपरेशन चल रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में नीली आंखों से देख पाना विदाउट नाइट विजन, और यही पर्पस होता है जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर हैं अपाचे, ये नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। सनसेट के बाद में हम ले एयर बेस पर बने हुए हैं और यहाँ पर चाहे वो फाइटर जेट्स हों, अटैक हेलीकॉप्टर्स हों या फिर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ये सारे के सारे
ऑपरेट करते हैं सूर्यास्त के बाद। इशारा साफ है चीन के लिए कि किस तरह से न केवल दिन में बल्कि रात में भी भारतीय वायुसेना लगातार नजर बनाए हुए है। साल दर साल लोगों की उम्र बढ़ती है, लेकिन बिहार के कई नेताओं की उम्र घटने लगी है। बात चौंकाने वाली है, लेकिन चुनाव के लिए जब कई नेताओं ने पर्चा भरा तो उन्होंने अपनी उम्र कम दिखाई। जेडीयू के उम्मीदवार सत्यदेव सिंह की उम्र बिहार विधानसभा की साइट के मुताबिक 70 साल से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन करते हुए खुद को 61 साल का बताया। आरजेडी के सरोज यादव ने 2015 में जो एफिडेविट दाखिल किया था चुनाव के वक्त, उसके मुताबिक तब वो 33 साल के थे, लेकिन 2020 में वो 30 साल के हो गए। कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश कुमार ने जो एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने खुद को 51 साल का बताया है। विधानसभा की साइट के मुताबिक उनकी उम्र 53 साल है। बीजेपी की निक्की हेम्ब्रम दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 2015 में भी वो 42 साल की थी और 2020 में भी उनकी उम्र 42 साल की है। 5 साल में इनकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। लेकिन जेडीयू के जय कुमार सिंह जैसे भी उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र हिसाब से ज्यादा बढ़ गई है। 2015 में एफिडेविट के मुताबिक उनकी उम्र 46 साल थी, लेकिन 2020 में इनकी उम्र 56 साल हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ 44 पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इन 44 पुलों में से 7 लद्दाख में हैं, जिसका रक्षा मंत्री ने शुभारंभ किया। 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत दे दी है जो कोरोना संक्रमित और कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण नीट परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे। ये छात्र अब 14 अक्टूबर को परीक्षा देंगे, जिसके बाद नीट का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नवरात्र से पहले हजारों अभ्यर्थियों को नौकरी का तोहफा दिया है। 31,161 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है और 16 अक्टूबर को उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सांसद राजीव प्रताप रूडी और शहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं किया है। स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं होने पर रूडी का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए दुख की बात है। बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। जून महीने में उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया था, जिसके बाद ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो कोमा में चले गए थे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। परमहंस दास का कहना है कि भारत में हिंदुओं की संख्या किसी अन्य धर्म के लोगों से ज्यादा है, इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के गंगीरी इलाके में शौच के लिए निकली एक युवती के लापता होने पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने खेत में पानी का लोटा, खून से सना गमछा और कुछ नशीली दवाएं बरामद की हैं। जंतर मंतर पर पंजाब के किसानों ने आम आदमी पार्टी के साथ कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और केंद्र से कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी कानून लाने की मांग की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध का विरोध किया। महिला कार्यकर्ताओं ने नाटक के माध्यम से प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में लोकल ट्रेन को शुरू करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग लोकल ट्रेन नहीं चलने से बेहद परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के ऐशबाग इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस घटना में 50 से ज्यादा झुग्गियां जल गईं। इस आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों को 2 घंटे लग गए। इधर बढ़ रहा है, इधर ज्यादा यही है, उधर से ऊपर दिख। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि कुछ दिन पहले संक्रमित के संपर्क में आने के बाद से वो होम क्वारंटीन थे। मुंबई के धारावी इलाके में बीच सड़क में सड़क धंस गई। इस वजह से एक तरफ के रास्ते को बंद करना पड़ा, जिससे सुबह के वक्त जाम लग गया। निर्भया सब सोनिक क्रूज मिसाइल के उड़ान परीक्षण के दौरान एक खामी आ गई, जिसका पता लगाया जा रहा है। निर्भया सब सोनिक क्रूज मिसाइल 800 किलोमीटर रेंज की है।
इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिलेगा। दोनों को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने 6 जिलों की 11 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली की। इस दौरान सीएम ने कहा कि विपक्ष में कोई दम नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों में कोई दम नहीं है, ये हम बता देना चाहते हैं। समाज को बांटना चाहते हैं और हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं। लोग समाज को बांटना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करके लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो हम तो यही आपसे अपील करेंगे कि भाई काम देख लीजिए, हम तो काम करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो जुबान चलाते हैं, काम करने से कोई रुचि नहीं है, न काम करने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुभव है, न अब आजकल तो चल रहा है ये क्या अब स्थिति है। हम लोग तो पूरे बिहार को अपना एक परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है। दुनिया में कहीं भी आजकल बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं, जरा बताइए तो दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती है? यह है संभव? यह कहीं किसी को पता है? लेकिन इस तरह की बात करेंगे, इसलिए हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए। चुनाव से पहले बिहार के बक्सर में गैंगरेप की वारदात से माहौल गर्मा गया है। खबर के मुताबिक शनिवार को एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ बैंक में किसी काम के लिए गई थी, लेकिन इसी दौरान 7 लोगों ने महिला का गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके 5 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी। महिला के परिवार ने जब उसकी खोजबीन की तो रविवार को महिला एक तालाब के किनारे मिली, जबकि बच्चे का शव तालाब में मिला। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये बहुत विवश घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए घृणात्मक घटना है। दोषी तो किसी हालत में बख्शे जाएंगे नहीं, आज तक नहीं बख्शे गए, लेकिन ये कहीं कहीं समाज का गंदा चेहरा दिखाता है। माँ से गैंगरेप, बच्ची को मारना, क्या है ये? ऐसे ऐसे चेहरों को समाज में आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। हाथरस से लेके बक्सर तक इस तरह की घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देती है। कौन सा समाज बना रहे हैं? बीमार समाज में हम तब्दील होते जा रहे हैं। संविधान के पन्ने, हम भारत के लोग वगैरह वगैरह सारी चीजें खारिज हो रही हैं। आप चाह रहे हैं कि मध्ययुगीन व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में इंसान सांस ले। अगर त्वरित तौर पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं संलिप्तता है। यूपी के गोंडा में एक महंत पर हुई फायरिंग से माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन आरोप है कि इस मामले में गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जमीन विवाद की वजह से शनिवार की रात महंत को मंदिर परिसर में ही गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और फिर लखनऊ के अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में महंत की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जमीन विवाद को लेकर हुए इस जानलेवा हमले के बाद इलाके में नाराजगी है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोप यह भी है कि गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। महंत ने प्रधान अमर सिंह समेत कई लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। अमर सिंह पर 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अमर सिंह पर गैंगस्टर एक्ट या भूमाफिया कानून के तहत केस दर्ज नहीं किया। महंत पर फायरिंग के बाद अमर सिंह फरार है और पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने थानाध्यक्ष संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि भूमाफिया अमर सिंह को कौन बचा रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर के करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया की नजर थी और इससे पहले भी महंत को चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया कराई थी, लेकिन इसके बावजूद मंदिर परिसर में महंत पर नजदीक से गोली चलाई गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करौली में क्राइम सीन पर सीबीसीआईडी की टीम पहुंच गई है और सीबीसीआईडी की टीम इस वक्त घटनास्थल का मुआयना कर रही है। एफएसएल की टीम भी सीबीसीआईडी की टीम के साथ है, क्राइम सीन पर मौजूद है। करौली में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया था। जमीन विवाद में पुजारी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से लगातार करौली में बवाल मचा हुआ है और लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इस मामले में सीबीसीआईडी को जांच की कमान सौंपी गई थी और फिलहाल सीबीसीआईडी की टीम जांच करते हुए मौके पर पहुंची है और एफएसएल की टीम भी मौजूद है, यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी सीबीसीआईडी की टीम के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद है और क्राइम सीन पर जांच की जा रही है। और राजस्थान से संपादक मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु, क्या जानकारी है इस बारे में? सीबीसीआईडी की टीम जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, दबाव है सरकार के ऊपर इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि राज्य सरकार को मालूम होता है, सीआईडी सीबी को जांच सौंपी गई है। आज जो अधीक्षक हैं विकास शर्मा, वो वहां मौके पर पहुंच गए थे अपनी टीम को लेकर के और उन्होंने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। वो घटनास्थल पर गए हैं, वहां पर जितने भी तथ्य थे उनको उठाने की कोशिश करी है। साथ ही वहां पर जो आसपास में जो चश्मदीद गवाह थे, एक व्यक्ति बताया जा रहा है जो चश्मदीद था, उससे भी उन्होंने बयान लेने की कोशिश की है कि उससे बातचीत करके और साथ में रिपोर्ट दी जा सके। तो राज्य सरकार पहले से एक्टिव थी इस मामले को लेकर के। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को इसका गठन किया था कि इस मामले को लेकर के सीआईडी सीबी से जांच कराई जाएगी और आज ही अधीक्षक वहां पर पहुंचे हैं टीम को लेकर के। साथ ही राज्य सरकार ने जो सहायता देने का ऐलान किया था, वो भी आज मंत्री लोग वहां पर पहुंचे थे। दो मंत्री पहुंचे थे और एक वहां के जो स्थानीय विधायक है वो भी पहुंचे थे। उन लोगों ने जो राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जानी थी, 10 लाख रुपए का चेक और जो संविदा पर एक नौकरी देने की बात आ रही थी, वो भी परिवारजनों को सूचित कर दिया है। ठीक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।